तो हेलो गाइस, वेलकम है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग MJ18 का जो भी क्वेश्चन आंसर है सभी को करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों की रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग रक्षाबंधन मनाए या नहीं मनाए। ठीक है। मेरा तो नहीं मना, क्योंकि मैं रहता हूँ घर से बाहर और मेरा सिस्टर यहाँ पर नहीं है। इस कारण से मेरा रक्षाबंधन नहीं बना, और पिछले बार भी नहीं बना था। मैं पिछले बार भी घर से बाहर था, तो मैं घर में बहुत कम जाता हूँ, तो इस कारण से मेरा रक्षाबंधन नहीं बना। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग मनाए कि नहीं मनाए। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस MJ18 में क्या पढ़ना है। तो पर देखिए, जो आप लोगों का MJ18 है उसमें पढ़ना क्या है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, यानी कि जो भारत में संवाद का इतिहास है, कम्युनिकेशन का इतिहास है, उसको पढ़ेंगे MJ18 में। देखेंगे कि भारत में संवाद का विकास कैसे कैसे हुआ। तो आप लोगों को यही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग खुद से कर सकते हैं इसको, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन तो। क्योंकि यहाँ पर संवाद यानी कि यहाँ पर जो संवाद संचार है, संचार का विकास कैसे हुआ है भारत में, उसको हम लोग पढ़ेंगे MJ18 में। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, 1 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन है, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो MJ18 है, MJ18 का भी क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। मैं सोचा कि आप लोग जो है वो रक्षाबंधन मना रहे होंगे, तो वीडियो कोई नहीं देखेंगे। तो सभी का तो रक्षाबंधन बन गया होगा, अब वीडियो अपलोड होगा आप लोगों का रेगुलर। ठीक है। तो देखिए, ये MJ18 का हिस्ट्री का पार्ट 1 है, और पार्ट 2 चाहिए आप लोगों को MJ18 हिस्ट्री का। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पार्ट 2 भी इसका ला दीजिए, तो मैं पार्ट 2 इसका करवा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। यानी कि भारत में जो प्रकाशित होने वाला जो समाचार जो न्यूज़पेपर था वो कौन सा था। तो बंगाल गजट था। जो भारत में सबसे पहले जो पेपर का प्रकाशित हुआ यानी छपा था, वो कौन था, बंगाल गजट। और इसको कौन छापे थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की थे, ये इसका कह सकते हैं फाउंडर थे। 1780 में, यानी कि 1780 में यह प्रकाशित हुआ, बंगाल गजट जो पेपर था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि कब हुआ था और किसने छापा था, और पेपर का नाम क्या था। तो बंगाल गजट पेपर का नाम था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा छापा गया था। 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि समाचार पत्र का नाम बस पूछा था, तो हम लोग सभी को देख लिए हैं, ताकि इसके अलावा भी हम लोगों को बाकी भी, जैसे कि कब छपा था, कौन छापे थे, ये भी आ सकता है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगर कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो चेंज करके पूछ सकता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में देव ऋषि नारद को किस रूप में माना जाता है। तो जो देव ऋषि नारद हैं उसको प्रथम संचारक या प्रथम वाहक, यानी कि फर्स्ट जो कम्युनिकेटर था, उसको मानते हैं हम लोग देव ऋषि जो नारद। ठीक है, भारतीय इतिहास में माना जाता है देव ऋषि नारद को फर्स्ट कम्युनिकेटर, यानी कि पहला जो व्यक्ति था जो संचार किया था, संचारक था, जो पहला पहला बात करने वाला व्यक्ति कौन था, देव ऋषि नारद था, फर्स्ट कम्युनिकेटर था। ठीक है, भारतीय इतिहास में मानते हैं हम लोग। चलिए, तीसरा क्या है क्वेश्चन कि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया था, उसको हम लोग पंचम वेद यानी कि फिफ्थ वेदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि नाट्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो फिफ्थ वेदा या पंचम वेद। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि मैं यह जो वीडियो है वो अपना लैपटॉप में शूट कर रहा हूँ। और यदि नहीं क्लियर होगा आवाज़, वॉइस मेरा क्लियर नहीं होगा, तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि साउंड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना महंगा माइक नहीं है। और अभी मैं यूट्यूब में फर्स्ट टाइम से ही, मतलब ज़्यादा दिन मेरा हो नहीं रहा है, इस कारण से मैं माइक नहीं खरीदा हूँ अच्छा क्वालिटी का, और जल्द ही खरीदूँगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अच्छा क्वालिटी का माइक नहीं है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप लोग बताइएगा कि मेरा फ़ोन से अच्छा आवाज़ आता है या मेरा लैपटॉप से अच्छा आवाज़ आता है। आप लोग जिसमें बोलेंगे मैं उसमें बना दूंगा वीडियो, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मेघदूतम महाकाव्य का रचयिता कौन है। सबको पता है मेघदूतम कौन लिखे हैं, तो महाकवि जो कालिदास हैं। ठीक है, कालिदास द्वारा लिखा गया था, और किसके बारे में है, तो यक्ष द्वारा बादल के माध्यम से संदेश भेजने का वर्णन है। जो यक्ष होते हैं, यक्ष बादल, जो बादल होते हैं क्लाउड, उसके माध्यम से क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं। तो इसी का वर्णन किया गया है कालिदास में। और कौन लिखे हैं, तो कालिदास लिखे हैं। मेघदूतम कौन लिखे हैं, कालिदास लिखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। आप लोगों ने उर्दू देखा होगा, उर्दू की क्या करते हैं उन लोग, उर्दू इधर से लिखते लिखते, इधर से मान लिखते लिखते यहाँ आते हैं, फिर शुरू करते हैं यहाँ से लिखते लिखते लिखते।
तो जो यह खरोष्टी लिपि होता है, खरोष्टी लिपि भी इसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से उर्दू लिखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राचीन भारत का पूछ रहा है, तो खरोष्टी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि को हम लोग दाईं से बाईं तरफ लिखते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। जिस प्रकार से उर्दू लिखते हैं उसी प्रकार से खरोष्टी लिपि भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर वाला। 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, और आप लोग पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 2 भी मैं करवा दूंगा। तो देखिए 5 नंबर वाला पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो मैं पहले क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। उसके बाद 15 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 6 ठो है। ठीक है, 6 का हम लोग आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। हाँ, हो गया। अब हम लोग 5 जो अंक वाले प्रश्न है, जो 5 नंबर वाले प्रश्न है, उसको करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो होंगे उन लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है कि एक व्हाट्सअप लिख लीजिए 9301483451। ठीक है, आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर का PDF इंग्लिश में दे दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में भेज दूंगा, बस व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और नहीं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट भी कर देंगे तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, दे दिया डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को इसका जो क्वेश्चन आंसर जो इंग्लिश में है उसका। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मौखिक और अमौखिक संचार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि मौखिक और अमौखिक क्या होता है, कैसे बात करते हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए मौखिक संचार क्या होता है। तो मौखिक संचार ऐसा संचार होता है जिसमें क्या करते हैं, अपना जो विचार है, भावनाएं हैं, जानकारी हैं, वो शब्दों के माध्यम से हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, मौखिक संचार में क्या होता है कि जो हमारा विचार है, जो मेरा जानकारी है, जो भी भावना हमारा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से हम लोग बोलकर या लिखकर अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचाते हैं। समझ गए क्या होता है मौखिक संचार में। जो हमारा भावना विचार है, जो जानकारी है, हम लोग बोलकर या लिखकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक संचार। ठीक है, बातचीत, भाषण, फोन पर बात करना, कक्षा में पढ़ाना, पत्र और लिखित संदेश इसके उदाहरण हैं। ठीक है, मौखिक संचार में भाषा का सही और स्पष्ट प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि मौखिक संचार में क्या करते हैं, हम लोग बोलकर प्रयोग करते हैं या लिखकर प्रयोग करते हैं। तो भाषा जो है, भाषा जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए इसमें जो है वो भाषा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए भाषा। समझ गया क्या होता है। अब देखेंगे अमौखिक। तो अमौखिक क्या संचार होता है, तो अमौखिक संचार वह संचार होता है जिसमें हम लोग बिना शब्दों के, यानी कि हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना शब्दों के जो अपना हाव भाव है, ठीक है, जो भी संकेत है, जो भी जानकारी है, जो भी गतिविधि है, उसको हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि मुस्कुराना, खुशी हो गया, सिर हिलाना, सहमति की ओर, चेहरे पर चिंता के भाव, परेशानी को दिखाता है। यानी कि मुस्कुराते हैं तो लगता है कि अब खुशी हैं, सिर हिलाकर कहते हैं, ठीक है, सिर हिलाना, इसका मतलब क्या होता है कि चेहरे पर चिंता, सिर हिलाना भी होता है चेहरे पर चिंता, यानी कि चिंता जब आप लोग का चेहरा पर रहेगा तो वो बाहर से पता चल जाता है। आप लोग देखे होंगे तो कोई यदि यहाँ पर चिंतित होगा तो उसको देखेंगे कि उदास उदास जैसा रहता है, तो पता चल जाता है। यानी कि बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए उसकी स्थिति के बारे में हम लोग जान जाते हैं, उसका हाव भाव कैसा है। जैसे कि उसका आँख हो गया, आँखों के संकेत हाथ देखकर, शरीर की मुद्रा देखकर, आवाज में उतार चढ़ाव देखकर, ये सभी जो संकेत है इसके माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अमौखिक संचार क्या होता है, तो जिसमें हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इशारे का प्रयोग करके हम लोग अपना जो बात है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं अमौखिक संचार। मौखिक संचार को अधिक प्रभावशाली और स्पष्ट बनाता है। यानी कि जो आपका मौखिक संचार है, जो बोलकर प्रयोग करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि कोई से व्यक्ति जो होते हैं वो बोलते हैं और हाथ भी चलाते हैं। यानी कि उन लोग क्या करते हैं, मौखिक के साथ साथ अमौखिक जो है संचार उसका भी प्रयोग करते हैं, यानी कि बोलकर और इशारा करके भी बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो उसका कम्युनिकेशन है वो अधिक प्रभावशाली बनता है और स्पष्ट बनता है। यानी कि साफ पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इसका मुख्य अंतर क्या है। तो मौखिक संचार में हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि अमौखिक संचार में हम लोग बिना शब्द के प्रयोग किए ही अपना हाव भाव, ठीक है, हाव भाव के माध्यम से संदेश दिया जाता है। समझ गए क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संचार के स्रोत के रूप में संग्रहालय और अभिलेखागार के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर।
तो क्या है, संग्रहालय और अभिलेखागार इतिहास एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधन है। संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां हो गया, सिक्का, हथियार, चित्र, वस्त्र, कलाकृतियां और अन्य जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको सुरक्षित रखा जाता है। कह रहा क्या कि यहाँ पर जो होता है संग्रहालय, जो होता है संग्रहालय में हम लोग क्या करते हैं कि जो पुराने वस्तु हैं, जैसे मूर्ति हो गया, सिक्का हो गया, हथियार हो गया, इन सभी जो चीज़ें हैं और जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं। कहाँ पर? संग्रहालय में रखते हैं। इनके माध्यम से लोगों अपनी अतीत और संस्कृति को समझ सकते हैं। अभिलेखागार में पुराने सरकारी दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट, पांडुलिपियों, रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण लिखित सामग्री सुरक्षित रखी जाती है। यानी कि संग्रहालय में पुरानी जो वस्तुएं होती हैं उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं और इसको देखकर जो लोग हैं वो अतीत की जो घटना होती है या अतीत की संस्कृति के बारे में समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं संग्रहालय। और अभिलेखागार क्या होता है? तो इसमें जो पुराने दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज हो गया, पत्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, पांडुलिपि हो गया, यानी कि लिपि उन लोगों क्या था, ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग? लिखित सामग्री को सुरक्षित रखते हैं। जो भी लिखित सामग्री उपलब्ध होता है उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं अभिलेखागार में। ये इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। संग्रहालय और अभिलेखागार हमारी ऐतिहासिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो अभिलेखागार है और जो संग्रहालय है उन दोनों क्या करता है, जो भी, ठीक है, क्या कर रहा है कि संग्रहालय और अभिलेखागार ये जो हमारे ऐतिहासिक जो विरासत है, जो हमारी ऐतिहासिक जो भी वस्तुएं हैं, चाहे लिपि हो या अस्त्र शस्त्र हो, हथियार हो, जो भी हो, ये क्या करता है कि जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, हमारे आने वाला पीढ़ी को क्या करता है, पहुंचाता है और यहाँ पर संदेश देता है कि पुराने सभ्यता संस्कृति इस प्रकार से थे। ठीक है, तो आप लोगों का हो गया 5 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करेंगे 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग 15 नंबर वाले खुद से कर सकेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं करवा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा बनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं बनाना चाहता हूँ कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सभी चीज़ों का हिंदी, इंग्लिश सभी का वीडियो बनाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ लेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो काफ़ी लंबा लंबा है, पर मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर है, एक क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का आएगा और 6 क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि संचार सब क्या समझते हैं? प्राचीन काल से आधुनिक काल भारत में संचार साधनों का विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग संचार लिखिएगा, संचार क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ अच्छा से देख लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संचार का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति या समूह, ठीक है, व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक विचार, संभावना, भावनाएं और ज्ञान पहुंचाना। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो भी अपना विचार है, जो भी सूचना है, उनको पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट, आइडिया, फीलिंग्स बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि क्या होता है कि जो संचार होता है, संचार क्या होता है कि जो अपना थॉट है, आइडिया है, फीलिंग है, इसको हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका नोट जो है मैं इंग्लिश में भी दे दूंगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा और यदि नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में लेखन कला एवं लिपियों के उद्भव और विकास की समीक्षा कीजिए तथा सिंधु घाटी जो लिपि था, तो आप लोगों को पता होगा कि जो सिंधु घाटी का लिपि है वो उसका लिपि जो है वो तो मिला है, लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, उसको पढ़ नहीं पाया है पूरी तरह से कि क्या लिखे, उन लोग क्या लिखे थे, और इसी के कारण हम लोगों का जो सिंधु घाटी का जो इतिहास है वो पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है कि उन लोगों का जो था वो कैसा इतिहास था। और आप लोग सुने होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो जो था उत्कर्ष काल, यानी कि जब उन्होंने अपने चरम स्थान पर था, वो कब था? 2520 से 1750 लिखा रहता है, कहीं पर 1750 रहता है और कहीं पर क्या रहता है कि यहाँ पर 1500 रहता है। तो दो डेट दिया रहता है, कहीं पर 1550, सॉरी 1750 से रहता है और कहीं पर 1500 रहता है BCE, और कहीं पर रहता है 2350। ठीक है, रहता है कि 2350 से 1750 तक इसका जो काल था वो उत्कृष्ट काल माना जाता है, और कहीं पर रहता है कि 2500 से 1500 या 2500 से 1750, यहाँ पर दो डेट दिया रहता है। तो यहाँ जो इन लोगों का जो काल था
इन सभी का इतिहास हम लोग पता नहीं चलता है। और ठीक है, इन लोग का होता है कि इन लोगों का जो इन लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन लोग क्या होते हैं अचानक से गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि उन लोग कहाँ गए। और आज तक पता नहीं चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ और उन लोग कहाँ चले गए। तो इसका जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाता है। शायद इनका जो लिपि है, जिसको लिपि पढ़ पाते हैं हम लोग, तो कुछ जानकारी मिल पाता, लेकिन लिपि तो मिला है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो यही पूछ रहा है कि सिंधु घाटी लिपि और प्राचीन जो अभिलेख है, प्राचीन अभिलेख की परंपरा का वर्णन करना है। तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ जाइएगा खुद से, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वैसे भी आप लोग सेमेस्टर 7 के छात्र हैं, आप लोग 3 साल कॉलेज में पहले पढ़ चुके हैं और यह चौथा साल आप लोगों का है, तो आप लोग कर सकते हैं खुद से। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि लोक कलाएं एवं प्रदर्शनकारी कलाएं किस प्रकार संचार के प्रभावी माध्यम को रूप में कार्य करती हैं। जो भी लोक कला है वह प्रदर्शन कला के रूप में कैसे कार्य करता है उसको बताना है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, करने गया यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य किस प्रकार संचार के सशक्त माध्यम रूप में उभरा है। पंचतंत्र, मेघदूतम, रामचरितमानस और जो गुरु ग्रंथ साहिबा के आलोक में विवेचना कीजिए। इन सभी जो है, ठीक है, ये सभी जो साहित्य है उसको क्या करना है, आलोक में विवेचना करना है, बताना है, यानी वर्णन करना है। तो आंसर दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा पहले वीडियो में। कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूँगा पूरी तरह से। समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत में संचार पत्रों एवं मुद्रण कला के इतिहास तथा विकास का विश्लेषण कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जो क्या बोलते हैं, जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र और जो मुद्रण कला है, इतिहास के विकास में कैसे यह आवश्यक है, इसका विश्लेषण करना है। और जो स्वतंत्रता संग्राम, जो भारत की आज़ादी का समय था, उसमें भारतीय प्रेस जो था, भारतीय न्यूज़पेपर था, उसका क्या भूमिका रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे सारे जो लोग थे उसमें मोटिवेशन लिख लिख कर क्या करते थे, उन लोग ऐसे खड़ा हो जाते थे लेकर इसे, इसमें लिख कर, ठीक है। और इसे पढ़कर और क्या करते थे कि यहाँ पर जो मोटिवेशन वाला शब्द थे उसको क्या करते थे, ये न्यूज़पेपर में छपवाते थे, ताकि और कविता और कहानी के माध्यम से क्या करते थे, जो मोटिवेशन वाला था उसको छपते थे और यहाँ पर लोगों तक भेज देते थे न्यूज़पेपर के माध्यम से। ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और सभी में देश प्रेम की भावना विकसित हो सके। तो आप लोग कर लीजिएगा, बस इतना ही करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 में बता दीजिएगा कि पूरा सोल्यूशन कराऊँ या केवल 5 नंबर वाला करा देंगे, और जो 15 नंबर वाले हैं वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा या केवल 5 नंबर वाला। तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यदि आप लोग पूरा कहेंगे तो मैं पूरा करवा दूंगा सॉल्यूशन। और आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर दे दीजिए 5 नंबर वाला समझा के और क्वेश्चन समझा के, तो मैं वैसे भी कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार से चाहिए। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में रखते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट कीजिएगा कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। तो बस गाइस इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो में। और फिर से एक बार आप लोगों को सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।